वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आए हुए सभी मेहमान रिश्तेदार अपने अपने घर स्थान पर चले गए। दूल्हा और दुल्हन कार्यक्रम के बाद घर आए। जैसे ही घर में एंट्री हुई, घर के अंदर प्रवेश करने की रस्म निभाई जा रही थी। बेटे ने अंदर कदम रखा। कदम रखते ही चक्कर खा करके बेटा गिर गया और एकदम अचेत हो गया, बेहोश हो गया। सारी खुशियां काफूर हो गई। पूरा खुशी का माहौल मायूसी में बदल गया। भागदौड़ मची। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने लड़के का, किशोर का चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मामला ज्यादा गंभीर है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए दुल्हन सजी संवरी बैठी रही और किशोर को शहर के दूर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कुछ देर पहले खुशियां मनाई जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे। जो खुशी का माहौल था वो एकदम बदल गया। जिसने भी सुना अफसोस हुआ। जो लोग शादी में नाच गा रहे थे वो अब अस्पताल की ओर दौड़ रहे थे। अस्पताल में किशोर से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। जो भीड़ शादी की खुशी में थी वो भीड़ बाहर एक दुखी के रूप में बाहर खड़ी थी। खुशर फुशर सभी जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या, एकदम से अचानक ऐसे कैसे हो गया। रात बीती। अगली सुबह सेठ जी के पास अस्पताल में संदेशा आया कि सेठ जी फैक्ट्री में आग लग गई है। बेटा अस्पताल में है, बोल नहीं रहा, हिलडुल नहीं रहा है। अब बेटे के पास रहे या आग लगी हुई फैक्ट्री को संभाला जाए। सेठ जी दुविधा में है। सेठानी पेशो पेश में हुई और नई दुल्हन का तो कोई हाल नहीं था। न रोते बन रहा था, न कुछ कहते और सुनते ही बन रहा था। गुमसुम मायूस, सिर्फ चिंता और एक प्रश्न सबके मन में। सभी की आंखें एक दूसरे से जानना चाह रही थी क्या हुआ, कैसे हुआ। जवाब किसी के पास नहीं था। ऊपर से आग लगने की खबर आई
और आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बुझाने के सारे प्रयास विफल हो गए और एक फैक्ट्री पूरी जल करके राख हो गई, जिसमें सेठ को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। उधर से डॉक्टर कह रहे थे कि बाहर किसी महानगर से बड़े टेस्ट करवाने होंगे या किन्हीं बड़े डॉक्टरों की राय लेनी पड़ सकती है, या तो बेटे को वहां ले जाया जाए या उन्हें बुलाया जाए। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। और इस प्रकार से ये मामला लंबा खींचता चला गया। एक फैक्ट्री जलकर राख हो गई, दूसरी में घाटा हो गया, तीसरी का जो हिस्सेदार था वो पैसा लेकर के भाग गया और सेठ जी जो बड़ी खुशियां मना रहे थे बेटे के जन्म पर, जो ये सोच रहे थे कि शायद उसने पूरी दुनिया की दौलत पा ली हो, न जाने उसने क्या क्या पा लिया हो, वही आज कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक तरह से मूक हो गए थे। फैक्ट्री कारखाने जो बचे थे उनमें घाटा, बेटे की बीमारी पर मोटा खर्च, संभालने वाला कोई नहीं, और जो नई नवेली दुल्हन थी उसकी तरफ किसी का देखते ही नहीं बनता था। सभी ये सोचते थे कि इस बेचारी ने ऐसा क्या किया, इसका ऐसा कौन सा पाप कर्म है कि ब्याही होकर भी सुहागन नहीं हो पा रही। पति है लेकिन मिल नहीं पा रही। करे तो करे क्या। और इस प्रकार से यूं करते कराते सेठ जी को चारों तरफ से घाटा होना शुरू हुआ। पैसा खत्म हो गया। सेठ जी के पास बेटे के इलाज के लिए पैसा नहीं बचा। डॉक्टर कहने लगे कि सेठ जी, यहाँ के अस्पताल के खर्चे ज़्यादा हैं, अब आप ऐसे करो कि आप अपने बेटे को घर ले जाओ, घर में इसकी देखभाल करो, बाकी भगवान पर भरोसा रखो, परमात्मा से दुआ करो, वही कुछ करेंगे। और सेठ मन में सोचकर, जो कल तक लाखों करोड़ों के खेल खेलता था, जिसके पास अकूत संपत्ति थी, अंदाजा नहीं था, खुद नहीं पता था कि कितना धन है, वह आज एक इकलौते बेटे के इलाज के लिए तरस रहा है। इलाज के पैसे नहीं है, घर आ गया, बेटे को घर ले आए और जैसे तैसे किसी छोटे डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया। इलाज चल रहा था, दिन फाके में कटने लगे। जिस सेठ और सेठानी के पास वस्त्रों की कमी नहीं थी, अनगिनत पोशाकें थी। सेठ जी की धोतियों, कुर्ते और जूतियों की गिनती नहीं थी। सेठानी की साड़ियों से अलमारी भरी हुई थी। आज उनके पास कपड़ों का भाव हो गया था। केवल 2 जोड़ी कपड़े बचे दोनों के पास, क्योंकि कपड़े भी बेचने पड़ गए थे तन के। और ऐसे में वो 2 जोड़ी कपड़े भी फटने शुरू हो गए। उन पर पैबंद लगाए गए, टाकियां लगाई गई, फटे हुए को सिलवाया गया। केवल एक मकान बचा था सेठ के पास,
और एक दिन नौबत ये आई कि डॉक्टर ने पैसे मांगे, दवाई के पैसे नहीं थे। सेठ जी ने अपना मकान बेच दिया और वो पैसे डॉक्टर को दे दिए।